सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबका स्ट्रगल डिफरेंट है, सबकी बेस नॉलेज डिफरेंट है। किसी की बेस नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है और किसी की बेस नॉलेज इतनी अच्छी है कि वो बिना पढ़े भी शायद एफएमजी पास कर ले। तो मेरी जहाँ मैं कहूँगा तो मैंने अपने आप को असेस ऐसे किया कि देखो, पहले 2 साल तो कॉलेज में बहुत मज़े किए, पढ़ाई करी, एग्ज़ाम सारे पास हो गए, बट वही वाला होता है कि 2 दिन पहले पढ़ लिया एग्ज़ाम से और पास हो गए। बट जो करियर वाली गाइडेंस थी कि अगर मुझे नीट पास करना है या ये यूएसएमएलई पास करना है, उसके लिए क्या करूँ, उसकी गाइडेंस कभी नहीं थी। तो इसलिए मेरे को बस पता था एक वर्ड है यूएसएमएलई, यूएस में जाना है तो यूएसएमएलई क्रैक करना है। तो 4th ईयर से मैंने वर्ड को गूगल पे डाला और सर्च करा होता क्या है यूएसएमएलई। यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख डाले कि क्या होता है यूएसएमएलई, कैसे करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाई। उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये रिसोर्सेज चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद ही फिर मैंने यूएसएमएलई की प्रिपरेशन शुरू। हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली वर्किंग एज अ रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर एट सुएस हॉस्पिटल इंदौर। और आज के इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मेड अबाउट मेडिसिन के जो फेमस हमारे यूट्यूबर हैं साथी डॉक्टर शुभव। सो आज उनसे हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी एफएमजी एग्ज़ाम पास करी, कॉलेज लाइफ जो उनकी थी वो कैसी रही, और उनकी जो यूएसएमएलई की प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो देखते हैं इस वीडियो को क्या बनता है, क्या निकलता है, कैसी उनकी सारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी थी, आज सबके बारे में बात करेंगे। सो वेलकम शुभव। थैंक यू डॉक्टर दीपक, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपके पॉडकास्ट वैसे देखता रहता हूँ बिकॉज आई थिंक एवरी एफएमजी स्टूडेंट जो भी हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, कुछ भी अगर वो यूट्यूब पे डाले कि एफएमजी कैसे क्रैक करना है या इंटर्नशिप में क्या होता है, ऊपर के सर्च रिजल्ट्स में आपका पॉडकास्ट का वीडियो आ ही जाता है। तो ऑब्वियसली नाउ आई एम एट दिस पॉडकास्ट, अब मैं इस पॉडकास्ट में हूँ तो लग रहा है कि हाँ चलो कुछ कर लिया, अपने ने भी एफएमजी पास कर लिया, कुछ हो गया है कि इतने बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करने के बाद ना ये बातें अच्छी नहीं लगती यहाँ पे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, और थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ही जो हमारी करेंगे, हम करेंगे एफएमजी प्रिपरेशन से, क्योंकि अभी एफएमजी की एग्ज़ाम बस आने वाली 20-25 दिन है, तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग उससे की जाए ताकि उन लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो कैसा रहा, मतलब जैसे आपने भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि मतलब विदाउट प्रिपरेशन हाउ आई पास्ट करके, तो कैसा रहा एफएमजी का स्ट्रगल? तो मेरी प्रिपरेशन थोड़ी मतलब अलग थी, मैं कहूँगा कि मैंने ऐसी अप्रोच पहले नहीं देखी। तो जब मैं इस अप्रोच पे जा रहा था, जब मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं ये करूँगा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार मतलब फेल होने के चांसेस हैं, क्योंकि मैं सोच के जा रहा हूँ कि मुझे एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे नॉलेज के लिए पढ़ना है, और उस नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो बढ़िया, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है। अगर मेरे इसमें 300 में से 280 आए या 180 आए या 150 आए या 200 आए, सारे ही पास हैं, 150 अबव सारे ही पास हैं। अगर मुझे 150 आ रहे हैं, मैं फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल उसमें हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, प्राइवेट में इंटर्नशिप कर सकता हूँ, और अगर मेरे फुल मार्क्स आ रहे हैं तो भी, तो कोई कंपटीशन नहीं है कि अच्छा इसमें रैंक 10 आ रही है तो सिर्फ उनको दिल्ली में सीट मिलेगी, इनको यहाँ पे मिलेगी, वहाँ पे मिलेगी। तो मेरा अप्रोच ये था कि क्योंकि ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है तो इसको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जैसे लें। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम क्या कहता है कि आपकी नॉलेज हमारे हिसाब से इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी नॉलेज हमारे हिसाब से इतनी है, मतलब आप फ़ॉरेन से ठीक ठाक पढ़ के आए हो, हमारे हिसाब से जो हम यहाँ पढ़ाते हैं तुम भी वहीं पढ़ के आए हो, तुमने हमारा एग्ज़ाम पास कर लिया, ये चेक कर रहे हैं वो। तो मैंने कहा इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। तो मेरी प्रिपरेशन जब हम होते हैं लास्ट 2 इयर्स हमारे मेडिकल कॉलेज में, जैसे मेरा 6 इयर्स का था, तो 5th-6th ईयर में बातें चालू हो जाती हैं, यार एफएमजी आने वाला है, यार क्या करें, प्रेप लैडर ले लिया, मैरो ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। तुम देखते हो दूसरे तुम्हारे फ्रेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, लास्ट ईयर में और ज़्यादा हो जाता है। तो उस सब को मैंने थोड़ा साइड हटाया। मैंने कहा देखो मेरे को दूसरों का नहीं देखना, सबकी जर्नी डिफरेंट है, सबका स्ट्रगल डिफरेंट है, सबकी बेस नॉलेज डिफरेंट है। किसी को
किसी की बेस नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है और किसी की बेस नॉलेज इतनी अच्छी है कि वो बिना पढ़े भी शायद एफएमजी पास कर ले। तो मेरी जहाँ मैं कहूँगा तो मैंने अपने आप को असेस ऐसे किया कि देखो, पहले 2 साल तो कॉलेज में बहुत मज़े किए, पढ़ाई करी, एग्ज़ाम सारे पास हो गए, बट वही वाला होता है कि 2 दिन पहले पढ़ लिया एग्ज़ाम से और पास हो गए। और तो मेरा था कि मेरी बेस नॉलेज जो पहले 2 साल में मिलती है, एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, थोड़ी वीक है। मतलब मुझे आगे के टॉपिक समझना मुश्किल हो रहे हैं क्योंकि वो मैंने रात में पढ़ के एग्ज़ाम निकाल दिए। तो मैंने कहा कि पहले मुझे अपनी बेस नॉलेज ठीक करनी है, बेस नॉलेज ठीक कर लूँगा, उसके बाद फाइनल ईयर वाले सब्जेक्ट्स कर लूँगा, टाइम मिला तो अच्छे से एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर लूँगा। लेकिन अगर मैंने इतना कर लिया ना तो मेरे हिसाब से दिस शुड बी इनफ टू पास एफएमजी, क्योंकि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके देख लूँगा कितने हो रहे हैं, मेरी नॉलेज टेस्ट तो करूँगा जैसे भी। तो मैंने 4th ईयर से अपना थोड़ा, मतलब मान लो फर्स्ट ईयर शुरू कर दिया, 4th ईयर से फिर से मैंने एनाटमी, फिजियोलॉजी, 4th ईयर के एंड में 5th ईयर से पूरा अच्छे से एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी ये सब करने लगी। और 6th ईयर के एंड तक मैंने सारे सिस्टम्स ख़त्म कर लिए। सिस्टम्स माने कार्डियोवास्कुलर, न्यूरो, सारे सिस्टम्स कर लिए। और जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो नहीं करे, जैसे बायोकेम, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सारे नहीं करे, ये सारे नहीं छुए क्योंकि ये इतने कनेक्टेड नहीं थे मेरे फाइनल ईयर सब्जेक्ट से। तो मेरा था कि अगर मैंने अपने फाइनल ईयर से पहले और फाइनल ईयर के एग्ज़ाम से पहले अगर मैंने अपना एनाट, फिज, पैथ और फार्म, ये चारों सब्जेक्ट इतने पक्के कर लिए कि मतलब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, इतने पक्के अगर मैंने कर लिए तो मेरा मेडिसिन तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, सर्जरी भी आधा अधूरा हो जाएगा, ऑब्स गाइन का गायनेकोलॉजी भी हो जाएगा। बाकी मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी सर्जरी और ऑब्स्टेटिक्स में, वो उसकी मेहनत मैंने फाइनल ईयर में करी। तो जो मेरा नॉलेज पूल हो गया, मेरे पास कितनी नॉलेज है, फ्रेश, अच्छी, मतलब कॉन्फिडेंट वाली नॉलेज। जैसे नॉलेज तो मेडिकल स्कूल के 6 साल होगी, बट फ्रेश नॉलेज और कॉन्फिडेंस वाली नॉलेज मेरे पास एनाटमी भी छोड़ो, यूएसएमएल की तरीके से करी थी, क्लिनिकल एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और गायनेकोलॉजी और क्या मेडिसिन हो गया, और सर्जरी थोड़ा बहुत हो गया, और ऑप्थैल्म वगैरह भी न्यूरो में थोड़ा बहुत कवर हो जाता है। तो मैंने कहा अगर इतनी नॉलेज, इतने सब्जेक्ट्स की नॉलेज पे अगर मैं एफएमजी निकाल लूँ तो बहुत बढ़िया होगा। तो बस मैंने इसी पे फिर थोड़ा भरोसा किया और अपना फाइनल ईयर तक जितना प्रिपेयर कर सकता था करा। और फाइनल ईयर के बाद मैं वही अपनी यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर रहा था, और ऐसे ही एक दिन सुबह एफएमजी था, उठ के दे दिया। तो होपफुली जो मेरी बेसिक नॉलेज जो मैंने काम करा था, मैं इसको बेसिक नॉलेज नहीं कहूँगा, जो जिस अप्रोच पे मैंने काम किया था कि मैं अपने बेस वाले सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लूँ ताकि बाकी के ऑटोमेटिकली हो जाए, वो काम कर गई और मैं पास हो गया। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी जो थोड़ी हटके है मतलब मैंने कुछ स्पेसिफिक एफएमजी के लिए नहीं किया, पर कह सकते हो कि एफएमजी की प्रिपरेशन इस वे से हो गई और मेरी यूएसएमएल की प्रिपरेशन भी इस वे से हो गई, मेरा फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स भी इस वे से निकल गया, मेरी मेडिकल नॉलेज का बेस भी इस वे से निकल गया। तो चारों चीज़ें मेरे हिसाब से इसी में हो गई, इसलिए मैंने कहा ये मेरे लिए बेटर है। तो ये थी अपन ने जो क्या बोलते हैं, जब ये डिसाइड किया कि अपन हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, तो बीच में जब आपकी एग्ज़ाम आने की थी, जब आप डिग्री लेके आए ग्रेजुएशन के बाद, तो ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ स्ट्रेटजी में चेंज वगैरह नहीं किया थोड़ा बहुत भी? वही तो मेरा जो प्लान चल रहा था फिर फाइनल ईयर में, तो मैं फाइनल ईयर के हिसाब से पढ़ रहा था ऑब्स्टेटिक, सर्जरी, मेडिसिन, क्योंकि वो मेडिकल स्कूल में पास करने हैं मुझे। उसमें वो मैंने सोचा था वो मैं इतने अच्छे से करूं कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स तो बहुत बढ़िया जाए और इसके बाद मुझे 2-3 महीने और छूना ना पड़े, एफएमजी के लिए भी यहीं से हो जाए सब कुछ। तो जब मैं मेडिसिन, ऑब्स गाइन और सर्जरी पढ़ रहा था अपने फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो मैं प्रेप लैडर से भी पढ़ रहा था कि मतलब उसके नोट्स वो मेरे फाइनल एग्ज़ाम में भी काम आ गए, और मैंने कहा ये तो एफएमजी के हिसाब से बने ही है, तो ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही में निकल गई। अब जो ग्रेजुएशन के बाद से एफएमजी एग्ज़ाम तक का जो टाइम है, मतलब हो गए 3-4 महीने जो हो गए हमारे पास, उसमें मैं अपनी यूएसएमएल की प्रिपरेशन कर रहा था। मतलब
अब कहो तो है तो वो भी मेडिकल नॉलेज ही, बट उसके थोड़े क्वेश्चंस डिफरेंट है, थोड़ा तरीका डिफरेंट है, लेवल अलग है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर करते रहा। मैंने FMG के लिए प्रिपेयर नहीं किया। मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था एक हफ़्ता पहले कि एक बार थोड़ा कि देख भी लूँ फ़ायदा भी है जाने का एग्ज़ाम हॉल में कि नहीं। तो बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कितने आए थे उसमें? उसमें मेरे प्रेप लैडर का था, मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा, आप दिखा देना। 145 आए थे मेरे एक हफ्ते पहले। एक ही एग्ज़ाम दिया मैंने बिना पढ़े। मेरे भी तो सेम मैंने 10 दिन पहले दिया था, उसमें 145 ही थे मेरे। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि देखो मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है, मेरे को लोग कहते हैं PSM से आता है, मैंने PSM छुआ नहीं है। हालांकि मेरे को पब्लिक हेल्थ USMLE से पता है जिसमें कोहॉर्ट स्टडीज़ वगैरह हैं, बट मेरे को उसमें जो PSM के इंडिया वाले प्लान्स हैं वो मैंने नहीं पढ़े, वगैरह वगैरह नहीं पढ़े। तो मैंने कहा ये बिना पढ़े मैंने एक मॉक टेस्ट दिया और मेरे 145 आ रहे हैं। प्रेप लैडर का मॉक टेस्ट दिया है, तो उसने कहा भाई तू पास हो जाएगा, क्योंकि प्रेप लैडर का मॉक टेस्ट मुश्किल ही होता है। अगर तेरे 145 उसमें आ रहे हैं तो 10-15 ऊपर ही लेके चल। तो मैंने कहा ठीक है चलो देखते हैं। मैंने कहा अगर आप कहते फेल हो जाता तो भी मैं पढ़ने वाला नहीं था। सही बात है, एक हफ्ते में क्या ही हो जाता। एक हफ्ते में मैं क्या कर लूँगा। मैंने कहा जो मैंने अप्रोच ठान ली थी वो ठान ली, बस थोड़ा पता चले ना कि एग्ज़ाम हॉल से पहले कि सही बात है निकल के क्या एक्सपेक्ट करना है। तो उसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 145 आए थे बस। तो मैंने कुछ ऐसे पढ़ाई नहीं करी FMG के लिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया था कि मैंने FMG कैसे पास किया बिना पढ़े हुए। वो था कि मैंने अपना बेस बनाया था लास्ट के 2 इयर्स में, उसकी वजह से। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान ने पढ़ाई नहीं करी, वो एक अलग चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई कोई जुगाड़ सेटिंग तो नहीं है। वही मैंने अपने वीडियो में सबसे पहले ये क्लियर किया था कि मतलब टाइटल से वो मत होना कि पहले लिखने लग जाओ अरे झूठ बोल रहा है ये वो डिसलाइक मारने लग जाओ। मैंने कहा मैंने FMG के लिए नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये नहीं मैंने पढ़ा नहीं, पढ़ाई तो बिना पढ़े तो पास नहीं हो सकते ना, ये तो पढ़ाई ज़रूरी है, बस अप्रोच डिफरेंट थी। अप्रोच मेरी थी कि मेरे को अपने बेस पे कंसंट्रेट करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मेरा बेस स्ट्रांग है तो मैं ना ही सिर्फ FMG, बाकी कोई एग्ज़ाम्स, मेरी इंटर्नशिप सब में मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरे फाइनल एग्ज़ाम में। लेकिन अगर मैं FMG पे कंसंट्रेट करूँगा तो वो बहुत हैवी कंसंट्रेट होगा, मतलब मैं FMG के अराउंड नॉलेज मिलेगी, उससे भी मेरे को बहुत नॉलेज मिल जाएगी, पर वो सिर्फ FMG वाली होगी, USMLE शायद ना, उसका लेवल एक ऊपर होता है। सही बात है। हाँ, तो अगर मैं बेस करूँ तो मेरा FMG भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, USMLE भी थोड़ा आगे बढ़ेगा, बेस नॉलेज भी आगे बढ़ी। तो मैंने कहा सब कुछ अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक ही बना लो ताकि सब कुछ आगे बढ़े। बट तो उसमें ऐसा है कि उसमें आप कॉन्फिडेंट भी पूरे होने चाहिए ना कि हाँ भाई कर लेंगे। फिर तो वो नहीं होना चाहिए कि कोई सोचे कि अगर नहीं मैं तो इसके कंपैरिजन में एग्ज़ाम कर रहा हूँ, मैं अब USMLE के लिए कर रहा हूँ और उधर से ही पढ़े ना इधर, पता चले इधर भी रह गए उधर भी रह गए। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक जूम सेशन एक बुक किया था मेरे पास एक बंदे ने, और उनका जो वो USMLE स्टेप फर्स्ट की कर रहे थे प्रिपरेशन, और उन्होंने बहुत अच्छे से सारी कर रखी थी, पर वो FMG 145 से रह गए। तो वो मतलब ये नहीं कि आपके लिए, वो तो ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी जो मतलब कोई प्लान या कुछ भी होता है तो हर बंदे के लिए सक्सेसफुल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इट्स डिपेंड टू पर्सन। तो वो तो है। अगर कितने सारे लोग हैं, बल्कि ज़्यादा लोग यही हैं जो सिर्फ FMG के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। सही बात है। बट कितने लोग हैं जो सिर्फ FMG के प्रिपेयर करते हैं और 200 भी आते हैं। बिल्कुल है ना। तो वही मैंने कहा ना, सबकी स्टार्टिंग पॉइंट से भी तो फ़र्क पड़ता है ना। बेसिक कितना आपका बेस कितना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मैंने अपने आप को जो असेस किया था, मैंने किसी के साथ कंपेयर नहीं किया था अपने आप को। मैंने अपने आप को जो 4th 5th ईयर में असेस किया था, मैंने कहा था भाई तेरा बेस इतना अच्छा तो नहीं है। हाँ, तुझे पता है बेसिक, थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें तो पता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, बट अगर कोई डिजीज़ आ जाती है तो तुम्हें कुछ नहीं पता है 4th ईयर में था मैं। सही बात। मैंने कहा भाई मतलब कोई लोग आके ना कोई पूछेगा कि ये क्या हो गया तो तू क्या बोलेगा। तो मैंने कहा कुछ पता होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट ये बेसिक सब्जेक्ट्स पता होना चाहिए। तो मेरे को उसका बहुत था और मैंने उसकी वजह से
वो 4 सब्जेक्ट्स इतने सॉलिड करे USMLE के वे से कि वो मेरे बेस भी बढ़ा गए और FMG भी काफ़ी हद तक 40% उसी से कवर हो जाता है FMG, क्योंकि वो काफ़ी कुछ कवर कर देता है। सही बात। तो मैं वही था कॉन्फिडेंस, तो मतलब चांस की बात थी पर ऐसा 50-50 चांस भी नहीं था। मतलब मुझे लग रहा था मैं पास हो जाना चाहिए जितनी मेरी नॉलेज आ रही है, जितनी मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरे को काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो हो जाना चाहिए पास। तो ठीक है, हो गया पास। बट एग्जाम हॉल में कैसे लग रहे थे क्वेश्चंस? एग्ज़ाम हॉल में जो मुझे आते थे, टू बी वेरी फ्रैंक, जो मुझे आते थे मेरे को 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे आंसर चूज़ करने में। मतलब क्योंकि आपको पता होगा, अगर मैं आंकी करता हूँ, अगर आपको आंकी नहीं पता, देखा मैंने, तो मैंने 700-800 दिन आंकी करा हुआ था एग्ज़ाम से पहले, 700 दिन। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे वो डायरेक्ट मेरा आंकी का कार्ड एक क्वेश्चन में मतलब परोस दिया है मुझे कि भैया लो सॉल्व कर लो। तो जो मुझे आते थे ना क्वेश्चन, लिटरली मेरे को 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगे। मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं थी कि इन दोनों में से एक होगा। और जो नहीं आते थे वो बिल्कुल भी नहीं आते थे। जो डायरेक्ट टाइप थे, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं थे क्वेश्चन, नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे वो मुझे आ जाते थे। वही बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले इजी थे, वो आ जाते थे। जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन थे वो रह जाते थे। हाँ, जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे ये वो मुझसे, उसमें मेरे को था कि यार पता ही नहीं क्या है, पर जिसमें दिया हुआ था और अ पेशेंट कम्स टू यू प्रेजेंट्स विद दिस, या कोई इमेज दी हुई है, एक इमेज दी हुई थी ऐसे हैंड की, तो उसमें क्या है, तो मेरे को पता था कि अल्नर नर्व डिफॉर्मिटी ये वो डैमेज। तो वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मेरे को बहुत अच्छे से हो गए मेरे से। बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम की इमेज दी हुई थी, वो पूछा था क्या है, ये मेरे को अभी भी याद है क्वेश्चंस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। सही बात। और थैंकफुली ये वाले FMG में सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्टली कॉन्सेप्ट वाले ही थे। हाँ, कि पेशेंट कम्स टू यू। 2020 से चेंज हो गया पैटर्न। 2020 जो अगस्त 2020 के बाद से लगभग मोस्टली 90% क्वेश्चन क्लिनिकली आने लग गए हैं वैसे भी अब। हाँ, तो वो काफ़ी लोगों के लिए वो बुरा था। हाँ, मेरे लिए वो बहुत अच्छा था कि यार मैंने तो बुरा उनके लिए था जिन्होंने बस सिर्फ क्या बोलते हैं FMG सॉल्यूशन के रट्टे या किसी ऐसी बुक के बस रट्टे मार रखे हैं, वो उनके लिए बुरा था। तो मैंने दूसरी अप्रोच पे था। मेरे को रट्टे वाले क्वेश्चन मुझे पता था कि भाई नहीं होंगे। PSM में अगर आगे ना कौन सा प्रोग्राम में ये होता है, आंख बंद करके मार्क कर दो आंसर, मैं सोच के गया था ये। और मैं बस ये कौन सा क्या ABCD हाँ, मैं बस ये सोचा था कि यार क्लिनिकली ओरिएंटेड क्वेश्चन आ जाए। एक्चुअली FMG में पता नहीं आपने क्या फील किया, बट मैंने जब दिया था FMG मैंने ये फील किया कि जो क्लिनिकल क्वेश्चन है वो ट्रू क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं होते हैं FMG में। उसमें आपको कहीं ना कहीं एक लाइन दे रखी होती है जिसके बेसिस पे आपका आंसर बन जाता है। वो तो हर क्लिनिकल क्वेश्चन में ही होता है मेरे हिसाब से। क्लिनिकल क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो 4-5 लाइन का क्वेश्चन ज़रूर होता है, पर उसमें इतनी सारी हिंट्स होती है ना कि किसी ना किसी हिंट से तो तुम्हें वो जवाब मिल ही जाता है। अब कोई अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी का क्वेश्चन है तो उसमें यही सिर्फ हिंट नहीं होगी कि उसको टंग पे ग्लोसाइटिस है, उसमें और भी हिंट्स होगी, उसको पेरिनीशियस अनीमिया है या उसकी टर्मिनल इलियम रिजेक्ट किया हुआ था, 3-4 हिंट देंगे। सही बात। अब फिर तो तुम मतलब फिर मेरे हिसाब से लगता है कि हाँ थोड़ा आसान है। जो डायरेक्ट होता है वो तो यार पता है या नहीं पता है, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, जय माता दी करना पड़ता है फिर उसमें। हाँ, तो मैं खुश था कि सारे क्लिनिकल थे, सारे मोस्टली क्लिनिकल थे, 90% से ऊपर क्लिनिकल क्वेश्चंस थे। और अगर आप अभी FMG देने वाले हो जून या दिसंबर में, तो ये बिल्कुल भी मत एक्सपेक्ट करना कि 1 लाइन क्वेश्चन आएंगे। 100% मोर देन 90% तो क्लिनिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। इवन PSM वाले भी क्लिनिकल क्वेश्चन PSM के ट्विस्ट से ही इसीलिए PSM बहुत ज़्यादा टफ लग रही है लोगों को पिछले 2-3-4 एग्जाम से। बोल रहे PSM बहुत टफ आ रही है, PSM बहुत टफ आ रही है, क्योंकि पहले PSM के सिर्फ 1 लाइनर आते थे। मैंने 1 लाइनर हार्डली देखे अपने पेपर में, हार्डली। और मैं खुश था कि 1 लाइनर नहीं थे, क्योंकि मेरी अप्रोच के हिसाब से वो ठीक गए। अगर बहुत सारे 1 लाइनर आते तो शायद मेरा कुछ रिजल्ट दूसरा होता। सही बात है। बट आई एम हैप्पी कि मैंने कॉन्सेप्चुअल वे से किया और कॉन्सेप्ट वाले ही क्वेश्चन आए, और आगे चल के कॉन्सेप्ट वाले ही आएंगे क्योंकि ये नेक्स्ट बन जाएगा। तो और लेवल हाई कॉन्सेप्ट वाले का ही होता है। तो अगर आप USMLE दे रहे हो, प्लैब दे रहे हो,
FMG दे रहे हो, अब FMG भी दे रहे हो या नेक्स्ट नीट दे रहे हो, सब में कॉन्सेप्ट वाले ही आएंगे। तो बेहतर है कि तुम प्रिपेयर भी वैसे ही करो। सही बात है। तो अभी जो अपनी जून की एग्ज़ाम आ रही, जैसे लास्ट 30 डेज 25 डेज समथिंग कुछ बच रहे हैं, उसके लिए क्या कुछ एग्ज़ाम डे, खासकर एग्ज़ाम डे वाले दिन के लिए लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, मेनली उसके लिए क्या प्रिपरेशन हो? और लास्ट मंथ में मेरे हिसाब से अब जो तुम पढ़ चुके हो वो पढ़ चुके हो, अब नया पढ़ने की गुंजाइश थोड़ी कम है। अब नया कोई टॉपिक शुरू करना थोड़ी नहीं बोला, खुला बोलो कि बिल्कुल नहीं है। नहीं मतलब अगर आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है, कुछ जैसे वाइटामिन्स हो गए, मान लो आपने सब कर लिया पर वाइटामिन्स नहीं करे। अब मेरे पेपर में वाइटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब तुम्हें नहीं पता वाइटामिन ए की टॉक्सिसिटी डेफिशिएंसी से क्या क्या होता है, सिर्फ वाइटामिन वाला टॉपिक उठा के 1 महीने के एंड में तुम फिर भी कर लो। जो बहुत हाई यील्ड टॉपिक और तुम्हें पता है कि तुमने मिस कर लिया, वो कर लो। जनरल वाला की पढ़ाई कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, उसका टाइम तो गया। अब टाइम सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स का है। हाई यील्ड टॉपिक्स की लिस्ट आपको अपने सीनियर्स से, एप्लीकेशन जो भी आपके पास है, टीचर्स से, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम वगैरह कहीं से भी मिल जाएगी। वो हाई यील्ड टॉपिक की लिस्ट देखो, वो टॉपिक पढ़ो कि आता है नहीं आता है, ठीक नहीं आता एक बार रीड मार लो, उसको रिवाइज कर लो, एक्टिव रिकॉल कर लो। ये सब करने के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस। और मेरे हिसाब से अब 1 लाइनर क्वेश्चन तो छोड़ ही दो। अब सबके पास ही कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन है, कुछ ना कुछ है, उस पर अपडेट भी हो चुके क्वेश्चन, सारे क्लिनिकली आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। मे बी उससे थोड़े आसान लेवल के आए, अब उस वैसे लेवल के भी आ सकते हैं, बट जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मॉक एग्ज़ाम दिया था एक, और जो मैं अपने फाइनल ईयर में भी थोड़े बहुत सॉल्व करे थे, जो एप्लीकेशन, कौन सा सब्सक्रिप्शन था आपके पास? मेरे पास प्रेप लैडर था। ठीक है। तो और मेरे हिसाब से मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के बाद भी प्रेप लैडर ही था। मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, नीट पीजी प्रिपरेशन के लिए मैरो यूज़ करते हैं और FMG प्रिपरेशन के लिए प्रेप लैडर यूज़ करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, पर दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा था मेरो में, इसलिए। हाँ, अब काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मिस्ट यूज़ कर रहे थे, एक दो मेरे और फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर भाटिया यूज़ कर रहे थे। तो सबका अपना अपना है यार, सब टीचर्स बहुत अमेजिंग हैं, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। सब एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, जिसके साथ तुम्हारी रेपो बैठ जाए टीचिंग की, लर्निंग की, तो वो बेस्ट है। तो मेरे लिए प्रेप लैडर था, तो मैंने प्रेप लैडर से किया। और मैंने ये नहीं किया कि यार ये सब्जेक्ट प्रेप लैडर से करूँ, ये मैरो से करूँ, ये डैम से करूँ, ये DBM से ऐसे करूँ। मैंने कहा नहीं यार, एक सब्सक्रिप्शन ले ली, इसी से अब जो होगा होगा। तो उसी में क्वेश्चंस, उसी में वीडियो, सब कुछ जो भी है। तो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है लास्ट 30 डेज़ में, जितने कर सकते हो और जितने मॉक एग्ज़ाम्स दे सकते हो। आई थिंक अगर मॉक एग्ज़ाम्स में इफ़ यू आर क्लोज टू 140s then you will pass, because mock exams in my experience in apps पे are difficult than the real exam। बिल्कुल। तो अगर तुम्हारे 140 आ रहे हैं इसमें तो तुम बॉर्डर लाइन पास हो जाओगे, अगर 150 कुछ आ रहे हैं तो you are safe, मतलब रियल एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से। अब कल को जून एग्ज़ाम एक बहुत बड़ा बॉम्ब बन के आ गया, वो तो अगस्त 2020 वाला एग्ज़ाम आ गया तो अलग बात है। हाँ, तो वैसे ही है, मतलब अगर क्वेश्चंस करते रहेंगे और मॉक एग्ज़ाम्स देते रहेंगे, और ये रेंज में मिनिमम कह रहा हूँ, ये रेंज अगर 140-150 की मिनिमम रेंज है, तो पास होने की गुंजाइश 80% तो है ही। बिल्कुल, क्योंकि पास होना है। अगर तुम्हारे मॉक एग्ज़ाम्स में 180 आ रहे हैं तो भैया तुम कॉन्फिडेंटली जाओ, तुम 200 भी शायद ला सकते हो। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि भले कितने भी आए अभी तो यही सोचना है कि पास होंगे। हाँ, क्योंकि अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, बात ही है स्क्रीनिंग एग्जाम है, तो उसको स्क्रीनिंग एग्जाम जैसे ही ट्रीट करो, ज़्यादा प्रेशर मत लो कि यार 200 नहीं आए तो क्या। नहीं, बहुत सारों को एग्जाम डे के दिन बिगड़ जाता है एग्जाम, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर वहाँ जाके बिगाड़ के आ जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी होती है कि क्या स्कोर आएगा, और मे बी यूज टू नहीं होते इतने बड़े एग्जाम के लिए। इसलिए मॉक एग्जाम देना ज़रूरी है कि यू नीड टू टाइम योर सेल्फ, यू नीड टू सी लाइक मैं कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में कर पा रहा हूँ, मैं 5 घंटे में मेरा स्टैमिना भी है क्वेश्चंस करने का, इवन दो ब्रेक होती है बीच में,
पर असल में जो एग्ज़ाम डे की ऑब्वियसली वो एक दो है, बार आपको फील होना ही चाहिए कम से कम। अब मेरा एग्ज़ाम आई थिंक क्या 9 o'clock से 11:30 तक होता है, 2.5 hours फर्स्ट, जो भी टाइमिंग्स है मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, बट जो 9 o'clock अगर एग्ज़ाम शुरू है ना, मेरे को 7 बजे पहुंचना था एग्ज़ाम सेंटर। वो 2 घंटे हम काउंट करते नहीं, वो 2 घंटे मेरे को बहुत धूप में खड़े हो, लाइन में रहो, अंदर इतनी सारी एनर्जी डाउन हो फोटोज जाती है उस टाइम करो, पे। काफ़ी एनर्जी ना उसी में डाउन हो जाती है। इतने सारे लोग देखते हो, तुम अपनी जगह ढूंढो, इधर साइन करो उधर साइन करो, अपना आइडेंटिटी दिखाओ वगैरह वगैरह। वो 2 घंटे एग्ज़ाम से पहले ही अगर तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाए तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे? सही बात। तो सब ये सोच के चलना कि ये सिर्फ 5 घंटे का एग्ज़ाम नहीं है, तुम अपना आधा दिन उधर ही बिताओगे। अगर 12 घंटे 11 घंटे उधर ही तुम बिताओगे, सही बात है, जहाँ भी तुम हो, क्योंकि 2 घंटे पहले 1-2 घंटा बीच का ब्रेक और 2 घंटे 1 घंटा बाद का, वो सारा टाइम भी वहीं जाएगा। सो इट्स अ मतलब हाफ डे से बड़ा एग्ज़ाम है ये, तो एनर्जी लेवल्स हाई रखना ज़रूरी है, ब्रेक में कुछ खाना ज़रूरी है, सही बात, कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को, अब मैं जब पेपर दे रहा था तो बीच में जो ब्रेक है, लोग फटाफट से क्वेश्चंस डिस्कस करना शुरू हो गए थे, बुक खोल के शुरू करना था, पढ़ाई शुरू कर दी थी, मतलब अगले पेपर के लिए। अब मे बी इट वर्क्स फॉर यू, बट मेरे लिए वो था कंप्लीट नो। मैंने कहा यार अब जो हो गया, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ लोगों को क्या लगा था, मेरी भी एक फ्रेंड थी जो हैपन टू बी इन द सेम सेंटर, तो उसने मुझे पूछा था, अरे तुमने पिछले साल का सॉल्व किया था FMG? मैंने कहा नहीं मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। तो वो कह रही थी यार उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैंने कहा अच्छा यार आए होंगे, मेरे तो अब उसको नहीं पता था मेरी अप्रोच क्या है, मैं तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, मैं अपनी बेस नॉलेज पे गया था। मैंने कहा अच्छी बात है। कहते अब अगले पेपर के लिए भी पिछला वाला पेपर देख लो, मेरे पास है फ़ोन पे, मैं भेज देती हूँ तुम्हें। मैंने कहा छोड़ो यार, अब ना होगा मुझसे कुछ, अब जो हो गया, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब ये सोच के आया था, अब एंड मोमेंट पे मेरे को कुछ नहीं करना। और काफ़ी लोग ये एंड मोमेंट पे ये सब करने लग जाते हैं ब्रेक में, कि ये नया पढ़ लूँ, वो नया पढ़ लूँ, और उससे टेंशन बढ़ जाती है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, और वो सेकंड वाला पेपर बिगड़ जाता है। सही बात। तो ये मेरे हिसाब से तो इससे दूर रहना चाहिए। अब बाकी किसी के लिए काम करता है तो वेल एंड गुड यार, मेरे लिए ऐसा काम नहीं करता। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा एंग्जाइटी देता है, क्योंकि वो आधे घंटे में मैं कुछ इतना तोड़ नहीं पढ़ सकता कि मेरे 10 क्वेश्चन निकल जाए, मैक्सिमम 1 निकाल लूँगा। और सही बात है। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए, एंग्जाइटी ना हो, कॉन्फिडेंट रहो। जो भी है 140 का कॉन्फिडेंस है तो वो रखो, 180 का कॉन्फिडेंस है वो रखो, बस उस दिन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अब ये बोलना ज़्यादा आसान है क्योंकि मैं पास कर चुका हूँ, यहीं मेरा फेल होता तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता। बोलना ज़्यादा आसान है और करना ज़्यादा मुश्किल है, बट आई थिंक it's possible and we can do it. I have done it, you have done it, and it's possible. वही मैं भी ये चीज़ बोलता हूँ, अगर हम लोग कर सकते हैं पास तो कोई भी कर सकता है। हाँ, अगर मैं बिना पढ़े पास कर सकता हूँ बेस नॉलेज के बेस पे, तो तुम तो पढ़ के जा रहे हो। सही बात है। तो तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो यही है। और अगेन आई वुड से बोलना आसान है, करना मुश्किल है। सो इट्स पॉसिबल, नो वरीज। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दिसंबर एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए कुछ? अब दिसंबर वाले एग्ज़ाम की ना मेरे को ऐसे थोड़ी डाउट है कि होगा भी कि नहीं होएगा। नहीं, क्योंकि आ चुका है, ऑफिशियल आ गई डेट, तो होना ही है। जो थर्ड पार्टी साइट्स पे तो डेट आई हुई है, बट नहीं ऑफिशियल वाली डेट है, उसी पे NMC वाले पे ऑफिशियल पे डेट्स आ गई थी। अच्छा, आ गई तो बढ़िया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अगर नेक्स्ट उसमें उन्होंने 2022 की सारी डेट्स रिलीज करी थी ना, उसमें थी FMG की। मुझे लग रहा था अगर ये नेक्स्ट जनवरी 2023 से शुरू कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि दिसंबर 2022 वाला उसी में मर्ज कर दें। हाँ, वो डाउट था बट वो हो गया क्लियर, अब वो उन्होंने ऑफिशियली डाला हुआ है। अगर दिसंबर 2023 के लिए आप अपीयर कर रहे हो, सो यू स्टिल हैव टाइम टू ब्रश अप योर बेसिक्स, यू स्टिल हैव टाइम टू study, you still have time to do a lot of things you haven't done till now. That is your basic subjects. अगर तुम basic subjects कर सकते हो, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये 3 मेन, इससे तुम्हारी मेडिसिन भी निकल जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट्स तो निकल ही जाएंगे, और थोड़े इधर उधर के जो मल्टी सिस्टम क्वेश्चंस आते हैं जो किसी भी सिस्टम में फिट नहीं होते, वो मल्टी सिस्टम है, वो भी निकल जाते हैं।
कुछ जो ऑप्थैल के क्वेश्चंस होते हैं वो अगर तुमने न्यूरो सिस्टम करा हो पैथोलॉजी में, फार्मा में, वो भी निकल जाते हैं। एनेस्थीसिया वाले क्वेश्चंस हैं वो भी तुम फार्म से निकाल सकते हो काफ़ी। जो डर्माटोलॉजी वाले हैं वो भी निकल जाते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स है बिकॉज इन दीज आर द बेस ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स। इनसे तुम काफ़ी क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ये 3 सब्जेक्ट सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट नहीं है, ये 3 सब्जेक्ट काफ़ी और सब्जेक्ट्स में यूज़ होते हैं, काफ़ी सब्जेक्ट्स का बेस है। तो मेरे हिसाब से ये 3 सब्जेक्ट करना तो 100% ज़रूरी है। इवन दो मेरे एग्ज़ाम में फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था, 1-2 क्वेश्चन होंगे, फिजियोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं था, बट उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अगर मुझे उसकी फिजियोलॉजी नहीं पता होती तो शायद वो क्वेश्चन नहीं, एंड में वो क्वेश्चन पैथोलॉजी का ही था, बट उसको समझने के लिए मेरे को नॉर्मल फिजियोलॉजी की ज़रूरत थी। तो ये मत सोचो कि अब फिजियोलॉजी के अगर क्वेश्चन कम है तो ज़रूरत नहीं है। ये 3 सब्जेक्ट तो बेस हैं कि भले कल को बोल भी दिया ना कि नहीं आ रहे, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, फिर भी ये 3 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज बाकी के सब्जेक्ट्स पे बहुत बड़ा बेस है इसका। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर, मेक श्योर कि ये 3 सब्जेक्ट्स तुम पक्के से कर लो, और इसके बाद तुम अपने आप को खुद असेस करोगे कि देखो मेडिसिन तो आधी कवर हो ही गई, गाइन कवर हो गई। उसके बाद सेकंड आता है ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी। अगर ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी वीक है तो अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ लो। अपने फाइनल ईयर में अगर हो तो फाइनल ईयर में आपके आ रहा होगा एग्ज़ाम में, फाइनल ईयर सब्जेक्ट है उसमें पढ़ लो। और ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजी के क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं होते, और डायरेक्ट आप जहाँ से पढ़ोगे, शॉ, दत्ता, प्रेप लैडर, मिस्ट, मैरो, जहाँ से पढ़ोगे वहीं से ही आएंगे क्वेश्चन। तो अगर तुम ये 5-6 ही कर लो ना तो आधी गाड़ी तो पार हो ही गई। उसके बाद मार्क्स बढ़ाने के लिए यू कैन डू PSM, यू कैन डू ऑर्थोपेडिक्स, यू कैन डू अनैटमी, रेडियोलॉजी। बट जब तुम ये करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे को इसका भी 20-30% ऑलरेडी आता है, क्योंकि तुमने पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी इतने अच्छे से करी है। सही बात। तो ये सब अगर बेसिक बढ़ा लिया मेरे हिसाब से तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन आफ्टर यू ग्रेजुएट। उसके बाद फिर काफ़ी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हारा बेस रेडी है, उसके ऊपर तुम कुछ भी नॉलेज चाहोगे वो रहेगी, क्योंकि बेस तुम्हारा रेडी है। अगर बेस ही रेडी नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत होती है मेरे हिसाब से। सही बात। दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड द बेस। ठीक है, तो यहाँ हमारा FMG का डिस्कशन ख़त्म होता है, और हम मतलब कैसी रही कॉलेज लाइफ आपकी, और आपका कॉलेज कौन सा था? काफ़ी लेट क्वेश्चन है, मुझे पहले बोल देना चाहिए था वैसे। सो येरेवान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन आर्मेनिया, मैं यहाँ से पढ़ा हूँ 6 years। एंड कॉलेज लाइफ जैसे कॉलेज लाइफ होती है अच्छी थी, काफ़ी फ़न मोमेंट्स थे, काफ़ी देखे वो हमने यूट्यूब पे काफ़ी मज़े भी किए, काफ़ी पढ़ाई भी करी, काफ़ी फर्स्ट बेंचर वाले काम भी, बैक बेंचर वाले काम भी, सब कुछ मिक्स जो कहते हैं। ऐसा भी नहीं किया कि पूरा दिन पढ़ते रहो, और ऐसा भी नहीं था कि पढ़ाई नहीं करी और सिर्फ मज़े किए। आई थिंक दोनों का मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और यूजुअली क्या होता है, क्योंकि हमारी कोई सुपरविज़न नहीं होती बाहर, तो जो लोग मज़े करते हैं फिर वो मज़े ही करते रह जाते हैं। तो वो उससे थोड़ा बच के ही रहा था मैं। तो मज़े के टाइम पे मज़े, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। पहले 2 साल थोड़े मैंने काफ़ी चिल ले लिए थे, कि क्योंकि मैं पास हो रहा था, मैं देख रहा था यार 1 दिन पहले पढ़ के पास हो रहा हूँ तो ठीक है। बट जब मैं 3rd ईयर में आया तो मैं अच्छे से पढ़ रहा था, और मैं 4th ईयर में आया तो मैंने देखा यार कुछ पता ही नहीं है, कुछ याद ही नहीं है। फिर मेरे को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, पास तो मैं हो जाऊँगा अभी भी 1 दिन पढ़ के, लेकिन याद ही कुछ नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। सो तब मैंने थोड़ा अपना रेगुलर वाली पढ़ाई शुरू करी, एंड आई फील दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। स्टडिंग रेगुलरली इज़ मच बेटर देन स्टडिंग 2 days बिफोर एग्ज़ाम। पास तुम दोनों में हो जाओगे, पर जो चीज़ याद रहेगी ना वो रेगुलर स्टडीज़ वाली है, एटलीस्ट फॉर मी। मेरे को 2 दिन पहले पढ़ा होता है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म, एग्ज़ाम में पेपर दिया और सब ऐसे इवेपोरेट हो जाता है वो सब। सही बात। इवेपोरेट मतलब उसके बाद टीचर ने वही क्वेश्चन पूछ लिया ना जो मैंने एग्ज़ाम में किया, क्या बोल रहे हो आप, मुझे नहीं पता, ऐसे हालत हो जाती।
लेकिन अगर रेगुलरली पढ़ रहे हो तो आज भी अगर मैं FMG का मॉक टेस्ट दूँ, मेरे हिसाब से मैं पास हो सकता हूँ आज भी। ऐसा नहीं कि मेरी पढ़ाई छूट गई, क्योंकि मैं अभी भी रेगुलरली पढ़ रहा हूँ। तो ये बेस्ट डिसीजन था मेरा। और अगर आप अभी भी मेडिकल स्कूल में हो तो अभी भी टाइम है, और आप मेरे जैसे थे कि अगर 2 दिन पढ़ के पास हो रहे हो, अच्छी बात है, बट एक बार रेगुलर पढ़ाई करके भी देखो, शायद कुछ बदल जाए, पास तो फिर भी हो जाओगे। बिल्कुल सही बात है। और ये USMLE का क्या सीन है, कब से स्टार्ट किया, कब से सोचा और क्यों सोचा? यही था USMLE का, मेरे दिमाग में था कि यार USMLE, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरी मेडिकल करियर में गाइडेंस की बहुत कमी रही है। अब मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट डॉक्टर हूँ। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 11th के हाफ तक मुझे ये भी नहीं पता था कि नीट एग्ज़ाम देना है मुझे। सही बात तो है। आज लोगों को 8th क्लास में पता होता है यार नीट एग्ज़ाम देना है, 9th क्लास से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, 11th क्लास तक वो 11th का निपटा चुके होते हैं, 12th का 12th। मेरे को 11th के हाफ में पता चला अच्छा नीट देना होता है डॉक्टर बनने के लिए। मैंने बायो ली थी डॉक्टर बनने के लिए। तो गाइडेंस की कमी बहुत थी मेरे में, और इसलिए मैं एम्फसाइज़ करता हूँ कि गाइडेंस इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आज ही अगर मुझे किसी ने फर्स्ट ईयर में कोई गाइडेंस दे दी होती कि यार रेगुलरली पढ़ लो, तो शायद आज मेरे दोनों USMLE निकल गए होते। पर मुझे वो गाइडेंस कभी मिली ही नहीं। मेरे को गाइडेंस कब मिली, जब मैंने थोड़ा रेडिट, इंटरनेट, यहाँ वहाँ सर्चेस करी, थोड़ा ऑनलाइन गाइडेंस मिली। बट मेरे को कोई कभी भी मुझे अपने मेडिकल स्कूल में कोई 1-on-1 गाइडेंस की बहुत कमी थी। मेरे थे 2-3 अच्छे सीनियर्स जो गाइड करते थे मुझे स्कूल के रिगार्डिंग, इस सब्जेक्ट के लिए कहाँ से पढ़ूं। बट जो करियर वाली गाइडेंस थी कि अगर मुझे नीट पास करना है या ये USMLE पास करना है, उसके लिए क्या करूँ, उसकी गाइडेंस कभी नहीं थी। तो इसलिए मेरे को बस पता था एक वर्ड है USMLE, US में जाना है तो USMLE क्रैक करना है। तो 4th ईयर से मैंने वर्ड को गूगल पे डाला और सर्च करा होता क्या है USMLE। यूट्यूब पे सारे वीडियोस देख डाले कि क्या होता है USMLE, कैसे करते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाई। उसके बाद मुझे पता चला अच्छा ये रिसोर्सेज चाहिए वगैरह वगैरह वगैरह, और उसके बाद ही फिर मैंने USMLE की प्रिपरेशन शुरू कर दी। अब वाई US, मैंने कहा मुझे एक वर्ड पता था बस USMLE, गाइडेंस की कमी थी। मन है कि एक बार, सब लोग कहते हैं अच्छी बात है US में तुम्हारी फाइनेंशियल पे अच्छी है, तुम्हारा हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो सब सर्च वर्च किया मैंने 4th-5th ईयर, ये 4th-5th ईयर में ही सारे चमत्कार हुए हैं मेरे से, रेगुलर स्टडीज़ के, USMLE का सब कुछ। तो जब मैं अपना बेस बढ़ा रहा था तो मैं USMLE की स्टडीज़ से ही बेस बढ़ा रहा था। तो USMLE के रिसोर्सेज फॉलो करके अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा था, नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर रहा था अपनी पढ़ाई की। और बस अभी भी कर ही रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बहुत वीक था, देखो मेरे को अभी भी इतना टाइम लग गया है कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ उसके लिए। ऑल्सो मैंने बीच में बहुत एग्ज़ाम्स पास करे हैं। कब है आपका USMLE स्टेप 1? तो USMLE स्टेप 1 की कोई डेट नहीं होती, तुम्हें जब लेना हो तब ले सकते। अच्छा, हाँ। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से मेरा बेस अभी भी फुल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मैं USMLE स्टेप 1 क्रैक कर लूँ। अभी भी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट हाँ कि अब मेरी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं मेडिकल स्कूल में नहीं हूँ और इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। तो ये बीच का जो पीरियड है, FMG पास कर लिया है, मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएटेड हो और इंटर्नशिप शुरू हुई नहीं है, इस बीच के पीरियड में तुम खाली हो। तो अभी मैं थोड़ी दौड़ा रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन कि मैं इंटर्नशिप के साथ साथ वो USMLE दे दूँ। अब वो कब दूँगा वो तो इंटर्नशिप के आवर्स के बाद ही पता चलेगा कितना टाइम मिलता है। सही बात है। बट इसलिए बस USMLE किया था। एंड USMLE हो ना हो, बट USMLE से जो मैंने अपना बेस बढ़ा लिया है, दैट इज़ ऑल्सो वो हमेशा अमेजिंग। वो हमेशा काम आएगा, वो कहीं भी मैं रहूँ काम आएगा, क्योंकि वो एक इग्नाइटिंग फैक्टर था कि क्योंकि मुझे USMLE करना है इसलिए मुझे अपना बेस बढ़ाना है नॉलेज का। वो नॉलेज बेस बढ़ाने से आज मैंने मेडिकल एग्जाम्स पास कर लिए, FMG पास कर लिया। तो सही बात है, यही है। वो कहीं ना कहीं तो हेल्प कर ही देता है चीज़ों को, वो ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ हो। सही बात है। वो चीज़ आप लोगों को ये चीज़ चलो 4th या 5th में पता चल गई, हमारे जिसको हमको इंडिया आने के बाद ये चीज़ें पता चली कि भाई अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है। मतलब कभी
मतलब गाइडेंस की कमी। मैंने मेरी प्लेब की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी कि अभी कॉलेज लाइफ में तो कुछ भी नहीं, कॉलेज लाइफ में तो यही था कि इंडिया में पीजी करेंगे, वो वाला पीजी वाला भी नहीं होता यार, कॉलेज तक तो होता है कि बस एफएमजी पास हो जाओ। हाँ, एफएमजी पास करेंगे। मतलब ये एफएमजी पास करने का जो हमारे दिमाग में जो भूत चढ़ जाता है ना फर्स्ट ईयर से, ये मेरे हिसाब से बहुत गलत भी है। क्योंकि अब अपन देखो कि कितने ही हमारे सीनियर है जो एफएमजी पास करने के बाद, बहुत गिनती के लोग हैं जो पीजी कर रहे हैं। 99% बोल सकते हो आप, जो लोग सिर्फ एफएमजी पास करने के बाद बस वो उसी की इतनी खुशी हो जाती है कि बस उसके बाद खत्म, टाटा बाय बाय, बस उसके बाद फिर बस मेडिकल ऑफिसर बन गए या एज कहीं आरएमओ की जॉब कर रहे हो, ड्यूटी डॉक्टर की जॉब कर रहे हो। तो वो क्योंकि हमारा टारगेट ही वो था ना एफएमजी। मैं अब जब से मैंने यूट्यूब वगैरह चीज़ें स्टार्ट करी, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें चेंज हो। अब लोग कॉलेज लाइफ में एफएमजी या उस पर अगर नेक्स्ट भी होना है तो उसमें लाइसेंस लेने को टारगेट मत बनाओ ना, आपको टारगेट बनाना है, डायरेक्ट टारगेट बनाओ कि पीजी की सीट चाहिए। हाँ, क्योंकि कॉलेज से ये टारगेट बनाते हुए चलोगे, तब से पढ़ाई होगी तो एक टारगेट बना रहेगा स्टार्टिंग से। और आप अगर 2 3 4 साल उसी के बारे में सोचोगे तो दिमाग में बस जाएगी वो चीज़, जैसे अपने एफएमजी बस जाती है दिमाग में। और टारगेट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं हो कि टारगेट क्या है, वही मेन है। मुझे जैसे पता ही नहीं था, गाइडेंस ही नहीं थी। अब आज आप गाइडेंस सेशंस दे रहे हो, मैं भी कभी कभी दे देता हूँ वो, मतलब पर आजकल ऐसा है कि आप तो चलो यूट्यूब पे हर चीज अवेलेबल है, बट फिर भी सर्च तो करना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली बात है ना, लोग सही वीडियो ढूंढना पड़ेगा। मतलब मैं तो ये मतलब अब कॉलेज जो एफएमजी से खासकर, अब तो मैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैंने 2020 से वीडियो बनाना स्टार्ट किया था दिसंबर से, तो अराउंड ये 1-1.5 साल हो गया है। तो मैं तो मतलब कभी कभी ऐसे भी मजाक में बोलता था कि जिसने तब से वीडियो देखना स्टार्ट किया और अब भी अगर तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया आके मुझसे मत पूछना कि भैया इसका क्या करूँ, इसका क्या करूँ। अब तो तुम पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। हाँ, तो वही है, अगर जो गाइडेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आप गाइडेंस सेशंस दे रहे हो वो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर जो भी आपके व्यूअर्स है, अगर आप कहीं भी लॉस्ट हो, अपने सीनियर्स से गाइडेंस लेना इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जो सीनियर्स वो सेम पाथ क्रॉस कर चुके हैं जिसके लिए आप अभी लड़ाई कर रहे हो, सही बात है। मान लो अगर वो आपको अपनी गलतियों से कुछ बता दे, अपने एक्सपीरियंस से कुछ बता दे, तो आप वो पहले ही अवॉइड कर सकते हो। ये मेरे पास नहीं था। आपने भी सेशन स्टार्ट करे ये सारे, और मैंने भी जैसे करा। अपना क्या टारगेट होता है कि भाई जो गलतियां हमने करी वो तुम लोग ना करो। मेनली हमारा यही है ना, क्योंकि हमने बहुत भर के गलतियां करी है। सही बात है। अब मैंने 4th ईयर से शुरू किया, बट मेरे सेशंस में एंड आई एम श्योर आपके सेशंस में भी 1st ईयर के स्टूडेंट, 2nd ईयर के स्टूडेंट, तो मैं उनको तब से बोलता हूँ यार तुम मेरे जैसे 4th ईयर का वेट मत करो, तुम अभी से ही अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकि तुम बस ग्रेजुएट होते ही अगर तुम्हें मैंने एफएमजी का पेपर पकड़ा दिए, तुम पास हो, बिना पढ़े पास हो, वैसा बेस बना लो अपना। तो मैं तो यही एडवोकेट करता हूँ कि मैंने लेट स्टार्ट किया, बट अगर मेरी गाइडेंस से या आपकी गाइडेंस से या किसी भी अपने सीनियर की गाइडेंस से तुम पहले सीरियस थोड़े हो सकते हो, अब तो तुम्हारे को फ़न का टाइम भी मिलेगा और पढ़ाई का टाइम भी मिलेगा। लास्ट में जो स्ट्रेस है ना वो अवॉइड हो जाएगा। जो आखिरी के 3 ग्रेजुएशन के बाद जो लोग 14 घंटे पढ़ रहे हैं लोग, मैंने तो नहीं पढ़ा, वो मैं पास हो गया क्योंकि मैंने वो स्ट्रेस पहले ही ले लिया था 4th ईयर में, और धीरे धीरे पढ़ के मैंने पास हो गया। सही बात। अगर वो मैंने स्ट्रेस नहीं लिया होता तो मेरे को सब कुछ वो उन 3 महीने में कवर करना पड़ता। तो अब 3 साल और 3 महीने डिफरेंस तो है ही, तो बहुत पढ़ना पड़ता। वो स्ट्रेस अगर तुम अवॉइड करना चाहते हो तो भाई प्लीज़ पढ़ लो, और तुम्हें नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अपने सीनियर से पूछो, दीपक सर का गाइडेंस सेशन लो, कहीं से देखो यार, यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी देख लो, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आपको चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, तो कहीं ना कहीं से आप ढूंढ लो। गाइडेंस इज वेरी मतलब कुल मिला के एक है कि अभी भी अगर आप लोग यही सोच रहे हो कि इंडिया आने के बाद सब हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। नहीं हो, क्यों मेहनत करनी 14 घंटे हर रोज, उसके बाद भी सबका नहीं हो रहा है ना, उसके बाद भी सबका नहीं हो रहा है ना, उसके बाद भी कितना कम परसेंट। गौतम नगर में आप देखो ना क्या हाल है। हाँ, तो वो रास्ते पे जाना ही क्यों है, जब तुम वो रास्ता इजीली अवॉइड कर सकते हो। तुम अपना 12 बजे भी उठ सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, अगर तुम्हारा बेस ऑलरेडी स्ट्रांग है। बिल्कुल, क्यों टेंशन लेनी, अभी से ही पढ़ लो, बाद की टेंशन फिर खत्म करो। सही बात, वही चीज़ है। तो बस ये एक सोशल मीडिया का क्या सीन है, सोशल हाउ, मतलब अब
सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बोल सकते हैं वैसे भी अब तो यूट्यूब और ये सारी चीज़ें जब हो जाती है साथ में, और फिर सोशल मीडिया कैसे पढ़ाई को इफ़ेक्ट करता है या कैसे पढ़ाई को सपोर्ट करता है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक, तो दोनों बात है, ठीक बात है, बट जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है इसकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो रिलेट टू दैट। शुरू में आपने भी कोई रीज़न से शुरू किया होगा, टाइम ज़्यादा है या कुछ है, कोविड है, ये सारे कोविड इन्फ्लुएंसर्स की एक टैगलाइन भी बन चुकी है, सब नया नाम दिया आज, सही बात है। तो मैंने भी कोविड में ही शुरू किया था यार, थोड़ी कॉलेज भी ऑनलाइन हो गया, क्या करें, कुछ नया करते हैं। तो मैंने तो बस एक बार अपने उसमें आंकी का कुछ पोस्ट कर दिया, किसी ने पूछ लिया आंकी, अब मैं कितने लोगों को मैसेज पे समझाऊं, मैंने कहा यार एक वीडियो बना के डाल देते हैं, तो मैंने वीडियो बना के डाल दिया जिसमें मेरी बहुत ऐसे रोबोट से मैं ऐसे बोल रहा हूँ, हेलो दिस इज अबराम नानी, दिस इज आंकी। मेरा भी फर्स्ट वीडियो ऐसा ही था, सेम सबका फर्स्ट वीडियो ऐसा ही होता है। तो मैंने वो वीडियो डाल दिया, फिर वहाँ से शुरुआत हुई कि चलो यार अब एक वीडियो डाल दिया तो थोड़े और डाल देते हैं, और डाल देते हैं, ऐसे करते करते हो गया, पॉडकास्ट सेशन बन गया, यूट्यूब चैनल बन गया, ये सब हो गया। अब ये कोई प्लान नहीं था, मैंने सोचा नहीं था कि कभी ये होगा, ये जर्नी का एक पार्ट था। सही बात। और पता नहीं कब तक रहेगा, हमेशा रहे, बीच में रुक जाए, क्योंकि ये मेरी कभी प्रायोरिटी नहीं थी और अभी भी प्रायोरिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर कंसिस्टेंट रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी वैल्यू डाल सकूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे डालते रहूँ जितनी मैं डाल सकता हूँ। बट अगर मेरी इससे पर्सनल लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है, जिसमें मेरे को पढ़ाई करनी है, एंजॉय करना है, बाहर खेलने भी जाना है, गेम भी खेलनी है, फैमिली से भी बात करनी है, अगर वो कुछ चीज़ें अफेक्ट होती है तो मैं फिर इस पे इतना ध्यान नहीं देता। तो ये मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब काफ़ी लोग हैं जिनके लिए दिस इज़ प्रायोरिटी, यूट्यूब हर हफ्ते एक वीडियो डालना इज़ प्रायोरिटी, दैट इज़ गुड, उनसे उनको मोटिवेशन मिल रही है, साइड इनकम मिल रही है, मेन इनकम मिल रही है, वॉट एवर द थिंग इज़। फॉर मी पर्सनली अभी मेरी लाइफ में बहुत प्रायोरिटीज़ है, मेरी इंटर्नशिप शुरू होने वाली है। अब अगर मैं इंटर्नशिप में अपने यूट्यूब वीडियोस नहीं डाल पाऊँ तो मैं उसका स्ट्रेस नहीं लूँगा, ठीक है, ये एक जर्नी का पार्ट था, मैंने शुरू किया, अभी भी वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं थोड़े महीने के लिए चला गया, किसी को शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं, और जब मैं फ्री होऊंगा, जब मेरे पास टाइम होगा, मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। नहीं यार, उन लड़कियों का क्या होगा कौन सी लड़की कौन जो दीवानी है वो आपका चैनल देखेंगी। अरे 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 तो ये जर्नी दिल्ली में इंटर्नशिप का क्या सीन है? आप सुना बहुत हेक्टिक हो रखा है चीज़ें। दिल्ली में इंटर्नशिप मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सीरियसली बहुत मुश्किल है। मैंने भी काफ़ी चक्कर काटे हैं, मतलब इट्स ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 250 आए हैं तो तुम्हारे को ऐसे हॉस्पिटल्स बैठे हैं लेने के लिए, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे इंटरव्यू या कनेक्शंस, वेरी ब्लैंकली बोल रहा हूँ, अगर आप किसी डॉक्टर को जानते हो वहाँ पे और आप उनसे पता कर सकते हो कि वैकेंसी है और फिर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हो, तो भाई वेल एंड गुड, इंटरव्यू में तुमने अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हें मिल जाएगी। बट वैकेंसी कब है उसके लिए तुम्हारे को अपडेटेड रहना पड़ता है, वो न्यूज़ बुलेटिन पे जाते हैं, 100 चीज़ें हैं। और दिल्ली में वैकेंसीज कम है, लोग ज़्यादा हैं अप्लाई करने के लिए, पूरे इंडिया से। एंड हाँ, सिर्फ दिल्ली से नहीं है। तो दिल्ली में स्पेशली इंटर्नशिप मिलना मुश्किल है। इट्स मोर लाइक अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है दिल्ली में। जो जिनको आज इंटर्नशिप मिल रही है वो पिछले जून से ट्राई कर रहे हैं। मैं दिसंबर में FMG पास किया हूँ, तो जिनको आज मिल रही है ना वो उन्होंने जून में पास किया था। तो दिल्ली में अगर इंटर्नशिप चाहिए तो बी प्रिपेयर्ड कि थोड़ा गैप रहेगा। इफ़ यू आर लकी यू कैन गेट इट वेरी सून, बट बहुत कम ऐसे लोग लकी लोग हैं। ढूंढना पड़ता है, हॉस्पिटल बार बार जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है कब है वैकेंसी, प्लीज़ कोई वैकेंसी होगी। मैंने बहुत सारी कोल्ड ईमेल्स भी डाली हुई हैं इस हॉस्पिटल की, हाय सर आई हैव क्लियर्ड माई FMG, दिस इज़ माई FMG, अटैच करके PDF, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी वैकेंसी, आई वुड लव टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप।
तुम्हें कोल्ड ईमेल्स भी डालो, तुम हॉस्पिटल भी जाओ, अपने फ्रेंड से भी पूछो, तुम्हारे को फ्रेंड से पता चले कि यहाँ पे वैकेंसी है, डोंट हेजिटेट, जस्ट गो देयर एंड गिव द इंटरव्यू। इंटरव्यू किस टाइप के होते हैं? आई थिंक आपने भी आपकी इंटरव्यू से पहले मुझसे पूछा था, जो मुझे पता नहीं था। हाँ, कैसा रहा था फिर इंटरव्यू वगैरह? तो इंटरव्यू में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हाँ, देखा जाए तो कोई कोर्स नहीं है, बट अगर आप कोई अपने सीनियर से पूछोगे या कोई जो वहाँ पे ऑलरेडी इंटर्नशिप कर रहा है, तो उनका पैटर्न वही रहता है। तो अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे कि अगर वो जा रहा है आरएमएल में इंटरव्यू देने, तो कोई ना कोई आपको बता देगा कि आरएमएल में ये सब पूछते हैं, तुम्हारे को वैक्सीन का स्केड्यूल पता होना चाहिए, तुम्हारे को मतलब 2-4 बाउंसर क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही जो आपको अपने फ्रेंड से नहीं पता हो। पूछ लिया, अच्छा एडिनोमायोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जो आपके फ्रेंड ने शायद आपको नहीं बताया। तो ये मतलब नहीं कि जो आपका फ्रेंड बता रहा है या सीनियर बताया वही आएगा, बट हाँ, जो आपका फ्रेंड और सीनियर बता रहे हैं उस पर वो फोकस ज़रूर करेंगे। जैसे कुछ कॉमन टॉपिक्स हो जाते हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल का, ये वो आप अपने फ्रेंड्स और जो वहाँ पे इंटर्न है या कोई सीनियर्स, वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल। बट देखा जाए तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सही बात है। वो तो अगर उनको पूछना है तो वो तो, क्योंकि ऑब्वियसली जो ले रहा है, या तो मेनली अगर मेडिकल कॉलेज आई थिंक प्रोफेसर्स लेते होंगे। हाँ, जो वहाँ पे HOD होते हैं और सब ऑब्वियसली बात है, HOD जब कोई है तो उनके सामने क्या ही कर सकते हो, जब उनके सामने रेसिडेंट नहीं बता पाते हैं तो अपन तो क्या ही बताएंगे। तो वो, अब मुझे भी नहीं पता वो क्या जज करते हैं तुम्हारी, शायद वो तुम्हारी पर्सनालिटी जज करते हो, शायद वो तुम्हारे आंसर्स जज करते हो, शायद वो दोनों जज करते हैं। इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव इंटरव्यू, ऑब्जेक्टिव नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि कोई सकते। बहुत ज़्यादा ही आपको आनी चाहिए चीज़ें, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि आपको डांटेंगे वहाँ पे अगर आप बता नहीं पाए। इट इज़ इंटरव्यू, एग्ज़ाम नहीं है, इंटरव्यू के जैसा ही रहेगा। तो एग्ज़ाम तो कर लिया आपने FMG, एग्ज़ाम आपने कर लिया, और अगर आपने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पास कर लिया है तो बी कॉन्फिडेंट कि हाँ, इतनी नॉलेज तो रहती है। जो रिसेंट में जो दे रहे हैं वो 6 महीने बाद का मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि 6 महीने बाद चीज़ें गायब होना चालू हो जाती है। हाँ, तो हो जाती है, लेकिन अगर देखो वही बात है, अगर बेस बनाओ, रेगुलर पढ़ रहे हो तो थोड़ी ज़्यादा देर बाद गायब होंगी, गायब तो होंगी, ऐसी बात नहीं है, वो तो थोड़ी देर बाद होगी। सो यही सिस्टम है। दिल्ली की इंटर्नशिप इज़ टफ। स्टाइपेंड वगैरह तो अभी भी शायद कुछ भी नहीं है। ज़ीरो कोई स्टाइपेंड नहीं है। इवन दो एक रूल आया था और मैंने इसका इंस्टाग्राम लाइव भी किया था हमारे सीनियर के साथ एक, बट एक्चुअली जो स्टाइपेंड वाला रूल है ना, उसकी वजह से फ़ायदा तो नहीं हुआ है, नुकसान हो रहा है। अब मैं बताता हूँ कैसे। मैं 2-4 हॉस्पिटल्स गया था इंटर्नशिप ढूंढने, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये नया रूल आया है, हम अभी बच्चे ले ही नहीं रहे इंटर्नशिप। सही बात है ना, कहाँ से देंगे? क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं कि उनको स्टाइपेंड देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी। तो जो वो 20 लोगों की वैकेंसी थी वो 20 भी गई। सही बात है। तो फ़ायदा तो अभी कुछ हुआ नहीं, नुकसान ही हुआ है। मैंने तो कहीं नहीं सुना अभी तक कि किसी को स्टाइपेंड स्टार्ट हुई है। अभी राजस्थान में हुआ है जो मैंने सुना था। राजस्थान में SMBS ने ऑफिशियल सर्कुलर जारी किया है, बट फिर वही सीट्स कम है, 7.5% सीट्स हैं। तो वो तो अब दिक्कत तो एक्चुअली से दिक्कत तो होनी है, या तो इससे बेटर यही था कि फ़ीस ही माफ़ कर देते, फ़ीस ना लेते। बाकी स्टाइपेंड से कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा, वो सच में ज़्यादा हर्ट करेगा। क्योंकि अब प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम लेना कर देंगे। गवर्नमेंट तो चलो उनको मजबूरी है कि उनको लेना ही पड़ेगा 7.5% के आसपास, बट प्राइवेट अब बहुत सारे बंद ही कर देंगे ना, क्योंकि वो उनके ही इंटर्न को 3,000 रुपये मंथली दे रहे हैं। या दे ही नहीं रहे प्राइवेट वाले, जो उनके इंटर्न जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, मेरा ही फ्रेंड्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं, उनको 3,000 का स्टाइपेंड मिल रहा है मंथली। क्या होता है 3,000 में यार? तो और इन्होंने किया है अराउंड 14,000 का FMGs के लिए। अच्छा, तो कहाँ से देंगे वो? वैसे भी क्या ही है, वैसे भी और ठीक भी है, अब इतने पैसे दिए हैं, 1 साल और सही। आपके स्टेट्स मध्य प्रदेश और बाहर तो पैसे लेते हैं, दिल्ली में ये सिस्टम, थैंक गॉड दिल्ली में सिस्टम नहीं है। बट नहीं, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ एक लेवल तक, बिकॉज मेरा दिसंबर में FMG पास हुआ और मेरा 5 फेब को इंटर्नशिप स्टार्ट हो गया। बताओ यहाँ तो भले मैंने फरवरी में DMC वगैरह मिल रहा था, भले मैंने 3 लाख दिए मैंने MP में, राजस्थान में 2 लाख लगते हैं। तो वो बुरे नहीं है, क्योंकि अगर आप 5-6 महीने उधर वेट कर रहे हो तो इतना आप बाद में कमा भी लोगे। 5-6 महीने का गैप अगर आ जाता है तो उसमें कोई वो बुराई की बात है नहीं।
और अरे यहाँ तो कम है, तमिलनाडु में 7 लाख। हाँ, तो तब और दिल्ली में फ्री है, गवर्नमेंट में फ्री है। हाँ, प्राइवेट में भी 3 लाख की भी फिगर नहीं है। पर वो ये कि 5-6 महीने वेट करना, वैकेंसीज का वेट है, वही चीज़ है। ओनली प्रॉब्लम इज वैकेंसी। इसके आपके स्कोर मैटर नहीं करते, कुछ मैटर नहीं करता। आप पहले पहुंच गए, वैकेंसी मिल गई, इंटरव्यू दे दिया, आपको कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, आपके पास लिंक्स होनी चाहिए, सारी मेन चीज़ वही है। पता चल जाना चाहिए कि यहाँ वैकेंसी आ गई है। पता चल गया आपको, अपने फ्रेंड से पता चला है उसमें कोई इंटर्न है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, कुछ भी हो, पता चल जाए। नोटिस लगता है ऑब्वियसली, बट अगर आपको थोड़ी पहले खबर मिल जाए, पहले चले जाओ, इंटरव्यू मिल जाए, सही बात, वही बात है। दिल्ली में तो ये सिस्टम है। दिल्ली में ही ये इतना थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो आप उसको, इजी भी बोल सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे दूसरे स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट में तो मिलता नहीं है वैसे भी, तो एक दिल्ली ऑप्शन बचता है उनके लिए, क्योंकि दिल्ली में सैलरी अच्छी है, पे नहीं करना। हाँ, और सैलरी अच्छी मिलती है। दिल्ली में आप देखो कि दिल्ली में बहुत सारे इंटर्नशिप के साइड में ऑप्शन है जॉब के, बहुत सारे लोग करते हैं, और अच्छा पे स्केल पे, इंटर्नशिप पे ज़्यादा अच्छी पे स्केल में लोग जॉब कर रहे होते हैं दिल्ली, गुड़गांव में या उसके आसपास में। बहुत सारे लोग, इवन मेरे कुछ सारे सीनियर्स हैं जो इंटर्नशिप वाले उन्होंने एमपी राजस्थान में करी, बट जॉब जाके दिल्ली में कर रहे हैं। देखो दिल्ली में पे स्केल इतना अच्छा है जेआरशिप वगैरह के लिए। अब आप पहले से अगर दिल्ली में रहते हो तो आपके लिए उन जेआरशिप में जाना ईजी हो जाता है, और सैलरी में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। मतलब आप दूसरे स्टेट में देखोगे तो 50 to 60 के अराउंड होता है सैलरी, दिल्ली में डबल है उसका, तो वो चीज़ हो जाती है। ये अब काफ़ी रीजंस है लोग दिल्ली आते हैं, अब क्योंकि लोग इतने आते हैं दिल्ली, तो वैकेंसीज तो कम ही रहती हैं। सही बात है, दिल्ली वालों के लिए बुरा हो जाता है उल्टा। तो मैं दिल्ली का ही हूँ, तो मेरे लिए यार, मैं दिल्ली का हूँ, मैंने एग्ज़ाम भी पहले उसमें क्रैक किया, मैंने गलत क्या किया, मैं क्यों वेट कर रहा हूँ। तो वही बात हो जाती है, बट ठीक है, अब दिस इज़ लाइफ, कांट हेल्प इट। सही बात है, सही, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच शुभव आज के इस सेशन के लिए। लास्ट में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो अपनी साइड से तो कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो मैं चीज़ एम्फसाइज करूँगा इज़ प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि वो मुझे नहीं मिली थी, और मैं उसको बहुत सोचता हूँ कभी कभी, यार अगर मुझे किसी ने यू असेंबली के बारे में फर्स्ट ईयर में बता दिया होता कि ये पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, तो शायद आज कुछ और होता। बट कोई नहीं, इट्स नेवर टू लेट। मैंने जब पता किया तब पता करा, कोई नहीं, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो अगर आप अभी मेडिकल स्टूडेंट हो तो जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो फ्यूचर में, अपने सीनियर से पूछ लो, गाइडेंस ले लो, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ जर्नी थोड़ी आसान हो जाएगी। जर्नी तो रहेगी, सही बात है। बेसिकली अगर आपको आग पे चलना है तो गाइडेंस आपको शायद चप्पल दे दे आग पे चलने के लिए। आग पे चलना तो पड़ेगा ही, जर्नी तो चाहिए, बस थोड़ी शायद आसान हो जाए, पाथ क्लियर दिख जाए। सो दैट इज़ माई एंड मैसेज, दैट्स ऑल। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन। काफ़ी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया होगा शायद, तो नहीं वो देख लेना। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को यूएसएमएल या और भी एफएमजी या किसी भी और चीज़ों के बारे में अगर आपको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको शुभव की भी जो लिंक्स है 1-to-1 सेशंस की, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। शुभव का जो यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, वो भी मैं आपको लिंक उसमें मिल जाएगी, जाके आप एक बार चेकआउट करो। ज़्यादातर लोगों ने देख ही रखा होगा, नहीं देखा है तो जाके चेकआउट करो, मैसेज करो, और थोड़ा अभी इनकी एफएमजी हुई है तो अभी थोड़ा परेशान कर सकते हो कि हाँ भाई कैसे क्या करना है। इंटर्नशिप शुरू होने वाली है तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा सोशल मीडिया में। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट शुभव फॉर इंटर्नशिप, एंड ऐसे ही अगला सेशन करते हैं कभी इंटर्नशिप के बीच में या बाद में, जैसे भी हो। ओके, ठीक है, बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय बाय बाय।